अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। उठा रहा इन्हों जहाँ जा कर के इलेक्शन लड़ाए, आज वो बेचारे का बच्चा इनकाउंटर हो गया, उसको मार दिया गया। वो एक उसको तो पूरी फैमिली को पनिशमेंट मिली कि एमआईएम से खड़े रह के टिकट पे लड़ने की। इन्हों किस बात पे बात करते? इनको अगर हम ये चले देखा जाए, अगर इनके बारे में अगर हम थोड़ा और डिस्कस किया जाए तो अगर हम इन्हों बंगाल में चले गए, इन्हों ममता बनर्जी के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट। अगर हम यूपी में आ गए तो यूपी में कांग्रेस के अगेंस्ट बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट बोलेंगे, बसपा के अगेंस्ट बोलेंगे, मायावती के अगेंस्ट बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर यहाँ से अगर इन्हों कहीं भी कोई भी पार्टी चले गए तो वही अगेंस्ट ही बोलेंगे। ये अगेंस्ट बोलने से क्या होगा? हमारे लेन देन, खान पान, अगर हम इसके ऊपर बात अगर करेंगे तो ये सारे कास्टों से है भाई। हिंदू से भी हमारा कारोबार है, मुस्लिम से है, ब्राह्मणों से है, ईसाइयों से है, एसटी से है, और जो है सो क्रिश्चनों से है, सिख ब्रादरन से है। ये सारे एक जगह एक दूसरे के कारोबार में मुलविस है, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन एक ये बीजेपी पार्टी और एक आरएस पार्टी की एक पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल के ऊपर जाए। ये अंग्रेज़ों के कहने के ऊपर ये चल रही है। और आज देश को जो ज़रूरत है उसके ऊपर अगर इनसे पूछा गया कि तुम बात करो इसके ऊपर, तो ये बात नहीं करते। ये अगर हम कहेंगे कि जो कि आप रोज़गार देते बोले थे 2 करोड़ रोज़गार लाओ, तो ये कहते हैं कि नहीं हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे बनाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख कलीमुद्दीन बाबा साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको कि कर्नाटका में कांग्रेस की भारी अक्सर से कामयाबी हुई। और आने वाले इलेक्शन में कैसा देखेंगे, ये खुसूसी बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो को आए हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप देखते हैं कि नफ़रत की सियासत ख़त्म हुई, हिंदू बना मुसलमान की सियासत ख़त्म हुई, जिस तरह से मुद्दों पे बात की कांग्रेस पार्टी, और पहली बार मुद्दों पे बात करने वाली और किसी से लड़ाई झगड़े के बगैर कर्नाटका में इतनी भारी अक्सर से कामयाबी हुई, आप इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नाटका की जनता को जो है इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने माहौल ख़राब करने के बावजूद भी कर्नाटका की जनता एक माहौल को बदलने की कोशिश कर रही थी, बदलना चाहती थी। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका का माहौल हम सब देख रहे थे कि 4 साल से, कि वहाँ पर जो राजनीति चल रही थी कि आप कभी लव जहाद के ऊपर मारा जा रहा था एक कम्युनिटी को टारगेट करके, कभी दलितों के साथ गलत हो रहा था। और वहाँ पे जो राजनीतिक दल जो काम कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम, तो उस तरीके से वहाँ की जनता को बदलना था। वहाँ की जनता एकदम वो लोग से इरिटेट हो गई थी। और इस तरीके का माहौल हमारे हिंदुस्तान की कहीं की भी आवाम नहीं चाहती, जिस तरीके का आवाम वहाँ बीजेपी पैदा करके रखी थी, और आज पूरे मुल्क में वही माहौल चल रहा है। तो वहाँ की जनता इस सारी चीज़ों से ऊब चुकी थी। हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात करो, वो कह रहे हैं कि मज़हब की बात करो। तो मज़हबें तो हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से रहते, उससे पहले से भी थे। 800 साल की अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम, हर कास्ट यहाँ पे रहती है। और हिंदुस्तान हमारा सारी दुनिया में मशहूर है कि गुलिस्तान के जैसा है, कि तमाम अलग अलग तरीके के गुल है, और वो गुलों का एक गुलिस्तान है। गंगा जमुना तहज़ीब है, डेमोक्रेसी कंट्री है, द बिग डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री इन इंडिया कहा जाता है। और यहाँ के भाईचारे को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है कि इसकी एक जीती जागता मिसाल है कि लाख नफ़रतें बोओगे तुम, लाख नफ़रतें बोओगे फिर भी मोहब्बत कहीं नहीं जाने वाली। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि आप नफ़रतों के बाज़ार खोलो और हम मोहब्बतों की दुकान खोलेंगे, ये सबूत कर्नाटका की जनता ने दे दिया है। और कर्नाटका के तमाम जनता को फिर से एक बार मेरा बहुत बहुत उनको मुबारक हो। और कांग्रेस पार्टी के जो कर्नाटका के कार्यकर्ता है, बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी जो है मैं नाम सभी के मैं उसको नहीं मालूम, लेकिन हाथ जोड़ करके उनसे जो है एक मेरी अपनी खुशी का भी इज़हार करता हूँ और उनको सलूट करता हूँ, तमाम कर्नाटका की जनता और वहाँ के कांग्रेस के लीडर्स को। और देश में जो चल रहा है हमारे कि हिंदू, मुस्लिम, दलित एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये 2024 तक अगर ये इसी तरीके के देश के हर हिस्से में अगर ये इस तरीके का मुहिम चलेगी, इस तरीके का माहौल बनेगा,
तो शायद ये देश बच जाएगा, वरना देश उन लोगों के हाथ में है जो झूठ की दुनिया के ऊपर कायम है। आम लोगों की जेब काट करके उद्योगपतियों को संभाला जा रहा है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं असेंबली पार्लियामेंट के अंदर कि ये फ़ोटो बताकर कहते हैं कि ये अडानी का और मोदी जी का रिश्ता क्या है, तो उस बात के ऊपर उनके ऊपर सज़ा लगवाई जाती है और पार्लियामेंट से बाहर किया जाता है। सच्चाई की आवाज़ को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश करे आरएसएस बीजेपी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होगी और वो आवाज़ बुलंद होगी। और मैं राहुल गांधी जी को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक लंबे समय की तकलीफ़ों के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ये पहला इलेक्शन था जिसके अंदर राहुल गांधी जी को सफलता मिली और बहुत भारी एक्सीरेंस से मिली। और प्रियंका गांधी जी जो एक साये की तरह अपने भाई के साथ हर जगह है, उनको भी मैं इस बात का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रहा सवाल मोदी जी के बारे में, और मोदी जी जो है जो माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे इलेक्शन के अंदर कि जय बजरंग बली, अरे जय बजरंग बली बोलने से नहीं होता, बजरंग बली की सीरतों को अपनाना पड़ेगा। बजरंग बली एक ज्ञान का भंडार है। जैसे राम जी एक श्रद्धालु है, और राम जी का ये मुल्क सारा जो हम कहते हैं हिंदुस्तान, तो हम राम जी को कहते हैं कि हिंद के इमाम हैं राम जी। और राम जी की अगर हम सीरत पढ़ें, वो अपने भाई के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए और 14 साल का वनवास काटे, किसी दिन किसी एक चूंटी, एक झाड़ पेड़ पौधे को तक तकलीफ़ नहीं दिया। और उनकी नाम के ऊपर, राम राज के ऊपर जो रावण राज कर रहे हैं लोग, राम जी के नाम को बदनाम करने की जो पॉलिसी कर रहे हैं, ये वही लोगों को ज़ेबा देती है। और एक कम्युनल पॉलिटिक्स अगर हमारे देश में काम करते रहेगी तो अभी जो देश के हालात है इसी तरीके के हालात रहेंगे कि देश के मैं सारे हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ, हर एक देशवासी से ये बात को कहना चाहता हूँ कि देश को बदलना ज़रूरी है। देश बदल रहा है, आपको भी बदलना ज़रूरी है। नफ़रत हटाकर प्यार मोहब्बत से जीने का काम करना होगा। और आज जो अगर हमारी ज़रूरत क्या है, आज कांग्रेस पार्टी क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, और इतनी भारी बहुमत के साथ हम अगर कर्नाटका कामयाब करें तो ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा जनता के साथ एक कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट के ऊपर हम इतनी भारी जो है मकदार से हम कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर हुकूमत बनाई। जिस तरह से कर्नाटका में हिजाब का मसला हुआ, जिस तरह से हलाल का मसला हुआ, जिस तरह से यहाँ पर जो है मंदिरों का मसला हुआ, जिस तरह से मसाजिद अज़ां का मसला हुआ, आपको क्या लगता है कि अब आवाम को समझ में आ रहा है कि कर्नाटक की आवाम को समझ में आ गया है ये कि ये सिर्फ ये गंदी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें जो है मुद्दों को चाहिए? क्योंकि हमेशा जिस तरह से ये होता रहा है कि हिजाब को लेकर मसला हुआ है और कॉलेजेस में जो है बुर्का उतार कर जो है कॉलेज में आने नहीं दिए एग्ज़ाम को लिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। क्या आवाम इससे बेजार हो गई थी? जी बिल्कुल, इन सारे चीज़ों से अवाम बेजार है। वो चंद अनासिर पसंद लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन हम तो ये देखते हैं हमारे बचपन से कि सुबह 5 बजे अगर अज़ां होती है तो अज़ां के साथ ही में मंदिर की प्यारी सी घंटियाँ होती और भजन और कीर्तन होता। हम तो सारी उम्र यही देख लेते आए और ये एक 8 साल का ऐसा वक्फा गुजर रहा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बंद है। वरना सुबह के किरणों के साथ में ही एक अज़ान और अज़ान के साथ में ही एक भजन, एक कीर्तन, और जो हवाओं को रंग भरने के लिए एक सुरीली आवाज़ में, इस तरीके तो हम बचपन से कभी ऐसा तो नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान में 800 साल से एक साथ हम रह रहे हैं, 800-900 साल से हम एक साथ रह रहे हैं, और ये अभी एक 8 साल के अंदर जो है ये सारा बदलने का जो माहौल हुआ, ये बीजेपी और आरएसएस की इनकी एक पॉलिसियों से हुआ। और यहाँ की जनता जो है ये नहीं चाहती, हिंदुस्तान की आवाम ये नहीं चाहती कि हमारा देश भटक जाए, हमारा देश टूट जाए, हमारा देश बिखर जाए। क्योंकि हम भी आज हमारे लेन देन, खान पान, अगर हम इसके ऊपर बात अगर करेंगे तो ये सारे कास्टों से है भाई। हिंदू से भी हमारा कारोबार है, मुस्लिम से है, ब्राह्मणों से है, ईसाइयों से है, एसटी से है, और जो है सो क्रिश्चनों से है, सिख ब्रादरन से है। ये सारे एक जगह एक दूसरे के कारोबार में मुलविस है, सब एक साथ रहते।
लेकिन एक ये बीजेपी पार्टी और एक आरएस पार्टी की एक पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल के ऊपर जाए, ये अंग्रेज़ों के कहने के ऊपर ये चल रही है। और आज देश को जो ज़रूरत है उसके ऊपर अगर इनसे पूछा गया कि तुम बात करो इसके ऊपर, तो ये बात नहीं करते। ये अगर हम कहेंगे कि आप रोज़गार देते बोले थे 2 करोड़ रोज़गार लाओ, तो ये कहते हैं कि नहीं हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे बनाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया, हम कह रहे हैं कि बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है, हम कह रहे हैं कि भाई अच्छी शिक्षा की तरफ जाएंगे तो लोगों के हाथ में आरएसएस और जो है बजरंग दल हो या बीजेपी हो, तलवार, भाले, बंदूक नौजवान युवा के हाथ में, जो देश का भविष्य है उनके हाथ में ये थमा रही है कि उनको रोज़गार देने की बजाय ये कहते हैं। और इससे पहले तो एक बड़ा मशहूर पूरा किस्सा चला मोदी जी का कि भाई नौजवान को रोज़गार बनाना है तो पकोड़े बनाओ। तो ये पकोड़ा सरकार जाने वाली है और 2024 में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। जिस तरीके से कर्नाटका में हुआ वैसा ही होगा। और ये बात को अभी से हर हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को ये बात का अच्छे से जानना चाहिए कि आज हमारी ज़रूरत है एजुकेशन, आज हमारे को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आज हमारे को रोज़गार की ज़रूरत है, आज हमारे को जो है हेल्थ मूवमेंट के ऊपर ज़रूरत है। कोरोना काल, इतना बड़ा कोरोना काल गया, देश के लोग, गरीब आवाम हज़ारों सौ किलोमीटर जो है पैदल चले गई और कोई उसके लिए गवर्नमेंट से जो है सुबह सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई उनके ऊपर जो है रहम नहीं किया गया, बल्कि उनको रोका गया, बीच में मारा गया। और किसान आंदोलन देखिए आप कितना बड़ा चला। किसानों के हित में अगर हम बोलते हैं बात करो तो ये कहते हैं किसानों को मारो, किसानों को कुचला गया। तो ये सारे हिसाब किताब हिंदुस्तान की जनता बीजेपी पार्टी से लेगी और मोदी जी से भी लेंगी और इनको हटाएंगी। जो करप्ट चिट्टा है इनका वो सारा खुल के आ रहा। हिंदलवल की रिपोर्ट देखो आप, उसके ऊपर अगर हम शहीदों के ऊपर बात करेंगे तो शहीदों के ऊपर देखो ना क्या हो रहा देश में। आप देश के गवर्नर रह चुके उन्होंने पूरा खुलासा किया कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ, 40 जवानों का जो हादसा हुआ, वो हादसे में ज़िम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट है। इसके ऊपर कोई बात ना करे। लाइन आर्डर कसते हो, जुडिशरी कसते हो, धमकी गन पॉइंट की हुकूमत राजनीति करते हो, ये देश में नहीं चलेगा। देश की जनता जान रही है और देश को बदलने की ज़रूरत है और देश की जनता इनका सुपड़ा साफ करके रहेगी। साहब हम आते हैं तेलंगाना में हाल ही में अमित शाह आए थे। अमित शाह ये कह रहे थे कि 4% रिजर्वेशन है जो कांग्रेस पार्टी ही तेलंगाना में दी थी, अब 4% रिजर्वेशन को भी जो है वो ख़त्म करेंगे, इस तरह का उनका बयान था। क्या के चंद्रशेखर राव आने वाले टाइम में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो ये देखा गया है कि वो जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो है नाइंसाफ़ी करते हुए आए हैं। आप इसको किस तरह की नज़र से देखिए? अगर हम अमित शाह साहब के बयानों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहली बात तो आज ये पूरे मुल्क में आरक्षण बंद करना चाहते हैं। मुसलमान माइनॉरिटी का ही नहीं बल्कि SC ST OBC का भी आरक्षण बंद करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। क्यों कहते हैं कि इनके बड़े जो उद्योगपति लोग हैं उन लोगों को किस तरह के सपोर्ट और किया जाए। देश तो बेच दिया, अब देश में कुछ बचा नहीं, तो अब ये जो देश का टैक्स पेयर का पैसा है वो भी ये लोग हड़पना चाहते हैं। LIC बेच डाली आपने, SBI दे दिया आपने, और बहुत सारे हैं, रेलवे दे दिया आपने, एयरपोर्ट दे दिए, रोड्स दे दिए। कहीं ना कहीं KCR साहब भी इनके हामीदार है और KCR साहब भी इनके साथ में चल रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना के अंदर अगर मस्जिद शहीद होती है तो उसमें KCR साहब चुप्पी आज तक लगा के बैठे हुए हैं। आज तक के कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि माइनॉरिटीज़ के जो भी ऊपर मुसलमानों के ऊपर यहाँ पे मस्जिदों के ऊपर अत्याचार हुआ उसको हम इसको रिलीज़ करेंगे, हम वहाँ पे वापस बनाएंगे। ये स्टेटमेंट नहीं आया KCR साहब की तरफ से। और KCR साहब की तरफ से बाकायदा ये बात है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैचू बनाया भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने संविधान लिखा, देश के ऊपर देश भी आज हम फ़ख्र से जी रहे हैं, उन्होंने खुद भी जी रहे हैं, तो वो भीमराव अंबेडकर जी के तुफेल में जी रहे हैं, जिन्होंने संविधान को लिखा, गुलिस्तान लिखा हिंदुस्तान का। उनका इतनी बड़ी मूर्ति बनाई और उससे पहले इन्होंने भी संविधान को चेंज करने की बात की थी।
और उसके बाद में ये निकले थे बीआरएस पार्टी बना के सारे हिंदुस्तान का मुकाबला करने। तो ये बीजेपी का मुकाबला करने नहीं निकले थे, ये कांग्रेस का मुकाबला करने निकले थे कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मजबूत हो गई, अब इनको किस तरीके से लाए। तो ये भी एक बीजेपी की सपोर्टर टीम, सपोर्टर पार्टी बन के हिंदुस्तान में उतरना चाह रही थी। और रहा सवाल तेलंगाना के अंदर जो केसीआर साहब का जो माहौल है, अगर मुसलमानों में मुंह से अल्फाज नहीं निकलने वालों को इन्होंने पोस्ट दिया, होम मिनिस्टर बनाया आपने, मुसलमानों को बहुत बहुत अच्छा किया, लेकिन होम मिनिस्टर का रोल कहाँ से अदा किया गया। आपने डिप्टी सीएम बनाया महमूद अली साहब को, आपने बताओ कि डिप्टी सीएम का रोल कहाँ पे अदा किया गया। आप जितने भी पोस्टें मुसलमानों को दिए, वो पोस्टों का इस्तेमाल कहाँ हुआ। आप माइनॉरिटी फंड दिए और वापस मंगा लिए कमीशन काट के। तो ये भी एक कमीशन की सरकार है। आज एक धरनी प्रोटोकॉल आपके पास सुप्रीम हाई कोर्ट पूछता है, आपके पास जवाब नहीं है, आप इतना बड़ा करप्ट कर रहे हो। और तो ये भी तेलंगाना की आवाम देख रही है, और तेलंगाना की आवाम को ना रोज़गार है। आप बोल रहे हो कि मैं इतना रोज़गार दिया, अगर सच में जाके देखो तो आप आईटी सेक्टर का हाल देखो। नौजवान बच्चे जो आईटी के अंदर जॉब कर रहे थे, आधे से ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। और अगर हम और भी दीगर बात करेंगे, लास्ट टाइम में 90,000 जॉब्स पुलिस वालों के निकले थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइन ऑर्डर के लिए। उसके अंदर आप कितने परसेंटेज मुसलमानों को दिया या कितने परसेंटेज किसको दिया, आप ये तक आज आप उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। दलित बंधु देते बोले, दलित बंधु के अंदर कितने दलितों को आपने पैसे दिए, कितने दलितों को आपने वो किया, आपके पास कोई उनके पास भी जवाब नहीं है। ये किसी ना किसी, ये लोग भी एक फैमिली परिवार पार्टी चला रहे हैं जो कि इनके हक़ में चले। कल तक वो कुछ नहीं होता और इनके साथ हो तो बहुत कुछ हो जाता। तो ये एक कम्युनल पार्टी है, ये जो पार्टी है एक कम्युनल पार्टी को सपोर्ट में लेके और एक कम्युनल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ही एक षड्यंत्र रच रही है। और ये सरकार को भी तेलंगाना की जनता नकारेगी और जो है सो इनको भी जवाब मिलेगा 2023 के अंदर। किस तरह से वो मुद्दे लेके तेलंगाना में लड़ेगी कांग्रेस की? देखिए, तेलंगाना के अंदर हमारा बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का। सबसे पहले हमारा रोज़गार भत्ता और बेरोज़गारी भत्ता जो पुरुषों के नौजवान लड़कों के लिए भी हैं, नौजवान लड़कियों के लिए भी हैं जो एजुकेटेड है, और बेरोज़गारी भत्ता उसके साथ में उनको रोज़गार देने की योजना और मेडिकल फैसिलिटीज़ की योजना, और जितने जॉब्स है, जितने आज तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर भी जो खाली जॉब्स है उनको भरने का वादा, और फिर एक प्रोटेक्शन और मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ात दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारा जो रिजर्वेशन है वो कायम रहेगा, और इसके वो इजाफा करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। इस बात का जो है हमारा मैनिफेस्टो है। इंशाल्लाह कम्प्लीटली मैनिफेस्टो फिर कभी हम बात करेंगे तो जब बताएंगे, लेकिन इस बार तेलंगाना की आवाम को भी आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पर जो स्कीमात लगाए गए थे, जैसे औक़ाफ़ की इजाज़तों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया तेलंगाना में, और जिस तरह से लैंड ऑर्डर पूरी तरह से जो है पूरा ख़राब हो चुका है, लैंड ऑर्डर भी करप्शन में ज़्यादा मुब्तला है लैंड ऑर्डर भी तेलंगाना में, और जिस तरह से माइनॉरिटी को जो लोन देने की बात है आज तक पेंडिंग है, आप इसको किस तरह से, दलितों को खुश करने के लिए दलित बंधु को जो है तो दिए हैं, लेकिन वहीं पर जो है माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले जब वक्फ बोर्ड 3 दिन बंद हुआ था, ताला लगाया गया था, उस टाइम पे हम लोगों ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ऊपर धरना दिया था कि कुछ बहुत बड़ा घालमेल होने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा रद्दोबदल करेंगे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के साथ। सेम वैसा ही हुआ कि वक्फ जायदाद जो है करोड़ों साफ रुपीज़ की वो लीगलाइज कर दी गई, और जो नहीं है वक्फ बोर्ड में उसको लाने की कोशिश की जा रही, और जो वक्फ बोर्ड में था वो तो इन लोगों ने ले लिया। और फिर उसके बाद जब हम प्रदर्शन करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो उस प्रदर्शन का भी कोई जवाब नहीं आया। अगर जुडिशल पावर देते बोले थे और कस्टडियल पावर देते बोले थे, बहुत सारे वादे थे, वो नहीं दिए गए वक्फ बोर्ड को, और फिर मुसलमानों के साथ खेल किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेलंगाना के अंदर 45 कॉलेजेस को बंद किया गया। मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये जो थे मुस्लिम्स के कुछ कॉलेज थे, इसमें उन लोगों को बंद किया गया। जो कांग्रेस गवर्नमेंट में कॉलेजेस को लाए थे, वो कांग्रेस के वो गवर्नमेंट में, ये तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर केसीआर जी की सरकार में तो बंद किया गया। तो यहाँ का भविष्य नहीं होगा। रहा सवाल, आपने कहा कि लाइन ऑर्डर, जैसा सरकार वैसा काम।
अगर सरकार प्रेशर अप करेगी तो वो लोग क्या करेंगे, वो काम करेंगे। ये सरकार चलाने वालों के हाथ में होता है कि लाइन ऑर्डर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ये सरकार का काम था, सरकार खुद भ्रष्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है साथी भी उनके साथ में जो उनका स्टाफ होगा काम करने का, वो भी वही काम करेंगे जो सरकार कर रही है। दूर अंदेशे की बात करने वाले AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा माने जाते हैं कि बहुत आगे की सोचते हैं और उनकी बातें सच होती है। तो कर्नाटका में उनका एक बयान अब वायरल हो रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे पब्लिक मीटिंग में कि कांग्रेस दफन हो गई है, कांग्रेस नहीं आ सकती, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब उनकी वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया है, कांग्रेस भारी अक्सर से आ चुकी है। तो अब ऐसे लीडरों को आप क्या कहेंगे? मैं अभी 1 मिनट पहले भी बोला था कि कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश के लिए हानिकारक है। कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल सोच, कम्युनल पर्सन इस देश के लिए एक हानिकारक है। और वो तो बड़बोले हैं, आपको पता है, रोना और तकरीर करना, जो मुँह को आया वो बात करना उनकी आदत है। वो एक अकेले शख्स है जो हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी का नहीं काउंटर करता। ये पहले पहुंच जाते कि बीजेपी की बात पे उसका काउंटर पहले किया जाए। सतपाल मलिक का काउंटर पूरे हिंदुस्तान की आवाम और पूरे हिंदुस्तान के दानिशमंद ये सब सतपाल जी के साथ खड़े हैं, ये सतपाल जी को काउंटर करने में खड़े हैं। ये क्या दफन करेंगे, ये खुद दफन होते जा रहे हैं। बंगाल में इनका रोल क्या रहा देखो, एक यूपी के अंदर इन्होंने जो बीजेपी की सपोर्ट की थी वो बहुत बड़ी सपोर्ट थी। मैंने खुद देखा, एक एक पेपर, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है रिकॉर्ड उठा के देखा कि कितने वोट इन्होंने लिए थे और कितने वोट से उन्होंने हारी। तो ये तो इनकी पॉलिसी रही हुई है, क्योंकि इनको अगर पार्टी को ज़िंदा रखना है या पार्टी को आगे बढ़ाना है तो इनको बीजेपी के नक्शे कदम पे बीजेपी की बात जो बोली गई उस बात के ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। सीधे पे एंड पर्सन है, ये पार्टी पे एंड पर्सन है, बीजेपी पे करेंगे और ये काम करेंगे। ये मुसलमानों के रहबर ना थे, ना है, ना होंगे। अगर ये मुसलमानों के रहबर होते तो आज ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्ट में नहीं होती। इनका जो गढ़ है 50 साल से, ये गढ़ के अंदर ओल्ड सिटी आज भी ब्लैक लिस्टेड है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होती। क्यों कि अगर वहाँ के ओल्ड सिटी के नौजवान पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उनको रोज़गार मिल जाएगा तो इनके पीछे कौन फिरेंगा, इनके पीछे नारेबाजी कौन लगाएगा। इसलिए ये ओल्ड सिटी के लोगों मुसलमानों को दबाया कर रखे हैं और देश में जहाँ कहीं भी जाते हैं ये सेकंड ओल्ड सिटी बनाने के चक्कर में जाते हैं। और आज देश के हर स्टेट के अंदर इनकी एक पहचान हो रही है और लोग जान रहे हैं कि इनका सुपड़ा साफ हो गया इनका। अभी तो इनकी ज़मानत भी नहीं बची, कर्नाटका के अंदर 2 खड़ाई थे वो भी नहीं बची और ये दम भर रहे कि हम जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में इतना लड़ाएंगे, हम वहाँ इतना लड़ाएंगे। आप कहीं भी कुछ भी लड़ाओ, कुछ भी करो, आपको मुस्लिम वोट कहीं मिलने वाला नहीं है। और आपकी पॉलिसीज़ को सारी मुल्क जान चुका है, सारी कम्युनिटीज़ जान चुकी है, ख़ास तौर से मुसलमान जान चुके हैं कि आप किस तरीके की पॉलिसी करते हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप में अगर दम है तो आओ ना, बात करो ना कांग्रेस से। क्यों नहीं बात करते? आप कांग्रेस को साफ करने की कोशिश में लगे जिसने आपको पैदा किया। आप कांग्रेस के इतने बड़े जानी दुश्मन हो गए तो आप बताइए, आपको अगर मिसाल दिया जाए तो वो सांप के बच्चों को दूध नहीं पिलाना वरना वो डस लेंगे। उसी तरीके तो आपका काम रहा इनका, क्योंकि ये जब शुरू हुए थे तब ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो इनको सपोर्ट करके यहाँ तक लाई थी। लेकिन ये जब उनके नहीं हुए तो दूसरों के क्या होते। अभी चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी तो जब चंद्रबाबू नायडू के साथ में थे, आज केसीआर साहब की गवर्नमेंट है तो आज केसीआर साहब के साथ में होंगे। फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आएगी तो कांग्रेस के साथ में होंगे। इवन हद तक का बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आएंगी तो ऐसे में पॉलिटिकल लीडर मेरे को फ़ायदा होता, मैं जाता हूँ बोल के वहाँ पे भी ये जाने वाले हैं। इसको कोई दो राय नहीं है कि प्योर पॉलिटिशियन है। और अभी जो डिबेट में भी अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि कांग्रेस मिट गई, कांग्रेस दफन हो गई, कांग्रेस गई। अरे साहब, आपका वजूद कहाँ है? कांग्रेस का वजूद कहाँ है? कांग्रेस पैदा 100 चिल्लर साल हो गए होके, आपको पैदा होके कितने टाइम हुए? हाँ, आप जो चाह रहे कि हिंदुस्तान के अंदर करना, फ़िरका वाराना दंगे कराना, फ़िरका वाराना स्पीच देना, बड़ा बोली बात में स्पीच देना, अगेंस्ट बात करना, ये तो खैर ना तो हमारे मज़हब में है और ना तो ऐसा हिंदुस्तान की जनता जो है इस तरीके की पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती। चंद लोग रहते
जो कम्युनल टाइप के रहते वो लोग आपके साथ रहेंगे और देखेंगे क्या होगा। आपके तेलंगाना में भी आपके लिए भी चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज तो MIM के लिए है कि वो 250 सीटें बचते या जाते। ये तो असद साहब को भी मालूम है कि कितने सीटें मेरे गिर सकते, कितने सीटें जाते। ये मैं बोलने का नहीं है, उनके दिल को यकीन है। हमारा भी तो सर्वे 2018 कंटेस्ट करे। मैं 2004 में सपोर्टिंग कंटेस्टेंट हैदराबाद के अंदर काम करा हुआ हूँ। फिर 2009 में मैं काम करा हुआ हूँ हैदराबाद के अंदर के अदर पार्टीज़ के लिए। फिर मैं 2000 के बाद 2009 के बाद बिल्कुल लगातार कांग्रेस से जुड़ते हुए काम कर रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का दिल के अंदर जो है वो मुस्लिम हल कल्चर बसता है और मुसलमानों के दिलों में भी कांग्रेस बसती है और हर कास्ट के दिलों में कांग्रेस बसती है। कांग्रेस ये सारे कम्युनिटीज़ की पार्टी है, कोई एक कम्युनिस्ट की पार्टी नहीं है कि चलो भाई एक कमेटी की पार्टी है, एक कल्चर की पार्टी है, वैसा नहीं है। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, सेकुलर पार्टी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी को बोलने का, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका रहता। आप देखिए ना, आप बड़े बड़े बातें टीवी चैनल पे इन्हों कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कैसा उल्टा आ रहा, उसका रिजल्ट उल्टा आ रहा। इन्हों जहाँ जा कर के इलेक्शन लड़ाए, आज वो बेचारे का बच्चा इनकाउंटर हो गया, उसको मार दिया गया। वो एक उसको तो पूरी फैमिली को पनिशमेंट मिली कि MIM से खड़े रह के टिकट पे लड़ने की, है ना। आज बेचारे की वाइफ दर दर भटक रही है। वो क्या सही है, क्या गलत है, कौन माफिया है। माफिया तो बहुत सारे हैं शहर में, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि जो है यूपी में इनकी पार्टी के साथ में जो खड़ा था उसके बारे में बहुत सारा है। और ये हिंदुस्तान की आवाम भी देख रही है, तेलंगाना की आवाम भी देख रही है कि क्या हो रहा है। इन्हों किस बात पे बात करते हैं। इनको अगर हम ये चले देखा जाए, अगर इनके बारे में अगर हम थोड़ा और डिस्कस किया जाए, तो अगर हम इन्हों बंगाल में चले गए, इन्हों ममता बनर्जी के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, अगर हम यूपी में आ गए तो यूपी में कांग्रेस के अगेंस्ट बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट बोलेंगे, बसपा के अगेंस्ट बोलेंगे, मायावती के अगेंस्ट बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर यहाँ से अगर इन्हों कहीं भी कोई भी पार्टी चले गए तो वही अगेंस्ट ही बोलेंगे। ये अगेंस्ट बोलने से क्या होगा और भड़कावली भाषणों से क्या होगा कि मुस्लिम वोट कटेंगे और वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा होगा। यही इनकी एक राजनीति है और ये राजनीति अब ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। पूरे हिंदुस्तान की जनता, तेलंगाना की जनता, कर्नाटका की जनता ने जो किया, ये काम सारी हिंदुस्तान की और तेलंगाना की जनता ये काम करेगी। शुक्रिया सर। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827